यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी के पहले वीडियो को देख लिया होगा जिसका नाम है यूपीपीसीएस वर्कशॉप सेशन। वर्कशॉप सेशन में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे आपको तैयारी का शुभारंभ करना है और जो गलतियां आमतौर पे तैयारी के दौरान होती हैं उनसे कैसे बचना है। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग वर्कशॉप सेशन जरूर देख लीजिएगा। अब आज का जो अगला वीडियो है ये है यूपीपीसीएस के सिलेबस डिस्कशन का वीडियो। अच्छा, इससे पहले सिलेबस रिसर्च का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा प्रयाग बैच है यूपीपीसीएस के संदर्भ में, उसमें आप सभी को ये सारे वीडियो अपडेटेड मिलेंगे। वर्कशॉप सेशन एवं सिलेबस डिस्कशन करके एक पूरा आपका जो है हमने सेगमेंट बनाया है। तो देखिए अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये सेशन है सिलेबस डिस्कशन का जिसमें यूपीपीसीएस के अपडेटेड सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। जो नया पैटर्न है, नया सिलेबस है और अब तो पेपर 5 पेपर 6 के अंतर्गत यूपीपीसीएस का पूरा सिलेबस जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आज के सेशन में बहुत विस्तार से आप सभी की चर्चा की जाएगी। तो मेरा आग्रह है जो बच्चे हमारे साथ प्रयाग बैच में जुड़े हैं अब इस सेशन को गंभीरता से लीजिए, और जो बच्चे हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हुए हैं आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रयाग बैच वाले बच्चे जितने भी हैं सबको ये पीडीएफ और ये सिलेबस रिसर्च की बुक आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है आपके बैच में ही। जो पूरा फोल्डर है आपका वर्कशॉप सेशन एंड सिलेबस डिस्कशन में, उसमें दोनों पीडीएफ होंगी। इनका प्रिंट आउट आपने ले लिया होगा। जो बच्चे हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ निःशुल्क है, सिलेबस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ऐप के अंदर ही आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है और इसको आप परचेज कर सकते हैं ई बुक के माध्यम से या फिर हार्ड कॉपी भी इसकी मंगवा सकते हैं संस्थान से। ठीक है, तो चलिए अब सिलेबस के डिस्कशन करते हैं क्योंकि शुरुआत आपकी सिलेबस से ही होती है। सिलेबस रिसर्च की ये बुक है और इन दोनों को जोड़ करके ही आपको टॉपिक सब टॉपिक ये मतलब आपके साथ अब निरंतर चलना चाहिए। तैयारी का जो एक तरीके से आप ये मान लीजिए आपका जो असली मार्गदर्शक है पूरा सिलेबस ही है। सिलेबस के माध्यम से ही चीज़ें चलनी चाहिए। तो यूपीपीसीएस के संदर्भ में हमने ये मास्टर सिलेबस आप सभी के लिए बनाया है। नवीनतम पाठ्यक्रम है, परीक्षा योजना भी है इसमें। ये आयोग का जो ऑफिशियल सिलेबस आता है उसी के आधार पे बनाया गया पूरा का पूरा। तो आज इसका डिस्कशन आप सभी का होगा। ये पीडीएफ है आपका और ये आपको ऐप में मिल जाएगी, सभी बच्चे इसको ज़रूर देख लें। और ये सिलेबस रिसर्च की बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसका डिस्कशन करेंगे। साथ में हमारे रावेन सर हैं, मैं रावेन सर को यहाँ पे बुलाऊंगा ताकि वो इस पूरे सिलेबस के साथ आपको जोड़ पाएँ और हम लोग मास्टर सिलेबस को प्रॉपर एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये जो पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है, इस सिलेबस की बहुत विशेषता है और आप समझिए बहुत वास्ट सिलेबस है आपका, ये है ना, बहुत वास्ट सिलेबस है। और इस सिलेबस को आप सभी को हर साल आयोग नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता है। तो आयोग के नोटिफिकेशन के आधार पे ही आपको कुछ नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई बातें, और चूंकि बहुत सारे दुविधाएं होती है ना बच्चों की, नोटिफिकेशन आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है, तो ये सब आसान कर दिया गया इसके माध्यम से। तो आइए इस पूरे सिलेबस को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, या इसका यदि आपके पास प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट पे भी आप अंडरलाइन करते हुए चल सकते हैं। कोई भी चीज़ करना है बढ़िया से करना है ना, इत्मीनान से एक एक काम करते हुए चलिएगा। तो चलिए जो है रावेन सर आएंगे और वो पूरे के पूरे इस सेगमेंट को डिस्कस करेंगे आप लोगों के। आप सभी जानते हैं हम लोग बहुत शानदार तरीके से जो है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। प्रयाग बैच के माध्यम से सब कुछ हो रहा है और जो लोग प्रयाग बैच में जुड़े हुए हैं अब पूरा भरोसा और विश्वास करके जो भी चीज़ें हम आपको बताएं एक एक काम करते जाना है। पूरा जो सिलेबस है लिखा है ना, ये पूरा हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे आपका। जितना भी इसमें वर्ड टू वर्ड चीज़ें हैं सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा और बहुत समग्रता से कराएंगे, है ना। तो सिलेबस एक बार समझ लीजिए, जान लीजिए, पहली शर्त यही थी हमारी। और अपने स्तर पे सिलेबस रिसर्च करना भी आपको जो सिखाया गया उसको भी देख लीजिए। हम हर चीज़ आपको कराएंगे, खुद से भी कराएंगे और कुछ चीज़ें आप स्वयं से भी करते जाइए ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। ठीक है, प्रयागराज में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है। जो लोग बच्चे उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग प्रयागराज के सेंटर में भी हमसे मिल सकते हैं। प्रयागराज में ऑफलाइन बैच भी चलता है, इसका गुरुकुल बैच के नाम से चलता है, और प्रयाग बैच हमारा ऑनलाइन बैच है। ठीक है, तो चलिए अब ये सिलेबस डिस्कस करते हैं। कोई भी दिक्कत आती, कोई भी समस्या आती, कमेंट बॉक्स आपके सामने है। ठीक है, तो एक बार मैं रावेन सर को ये पूरा सेशन देता हूँ। सर आपको ये पूरा डिस्कस करेंगे, बताएंगे।
थैंक यू सर। तो चलिए आज यूपीपीसीएस एग्जाम के सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस जो आपकी परीक्षा की तैयारी और आपकी सफलता के चरण में हर एक जरूरत, हर एक डिमांड को पूरा करता है, आपको समझने में हेल्प करता है कि आपका आयोग आपसे क्या चाहता है, ये जिस पद पर आप काबिज होने जा रहे हैं वो किस तरीके की नॉलेज आपसे चाहता है, और एक अभ्यर्थी होने के बाद जब एक आप अधिकारी बनते हैं तो किस तरीके का बदलाव और किस तरह की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग समझते हैं और पढ़ते हैं। अब करना क्या है, तो सबसे पहले जो सिलेबस क्या है, जैसे मैं सर ने बताया, देखिए या तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास है तो उसको यहाँ पर अपने पास रखिए। सिलेबस को समझना इसलिए है क्योंकि आपको जो चीज़ें क्लासेस में हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, वो समझ में आना चाहिए कि जो चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या फिर मेंस के टॉपिक हैं, सोशल जस्टिस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आईआर है, एथिक्स है, आपकी क्लासेस आपके सिलेबस और आपकी परीक्षा की डिमांड को पूरी कर रही हैं कि नहीं, आपको परीक्षा के लिए तैयार कर रही हैं कि नहीं, आपको मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब आपको पता है कि नहीं। तो इस तरीके की नॉलेज आपको मिलेगी कहां से, जब आपको अपना सिलेबस पता होगा, और इसीलिए सिलेबस को डिटेल से समझना जरूरी होता है। तो कैसे समझेंगे सिलेबस को, वन बाय वन एक एक वर्ड को देखेंगे। प्रीलिम्स में क्या पूछा जा रहा है, मेंस में क्या पूछा जा रहा है, प्रीलिम्स और मेंस में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कॉमन है, क्या उनका सिलेबस भी कॉमन है या उसमें कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं। तैयारी करते समय क्या हमें प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चलना चाहिए, उसका जवाब भी आपको सिलेबस से ही यहां पर मिलता है, और इसलिए सिलेबस को समझना सबसे जरूरी है। आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप सिलेबस यहाँ पर आजाद एकेडमी से आप मंगा भी सकते हैं और चीजें अपने पास रख सकते हैं। नहीं है तो हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, या हार्ड कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने सिलेबस को, समझते हैं एक एक करके सारी चीजों को। सबसे पहले देखिए, जो यूपी पीएससी की जो परीक्षा है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य की प्रशासनिक सेवा भर्ती है, जो कि हर वर्ष यहाँ पर आयोजित की जा रही है। चयन जो होता है, देखा जाए किन पदों को लेकर के आप लगातार यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो सफल होने को लेकर के यहाँ पर आपकी दिन रात एक कर रहे हैं, वो एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीटीओ जैसे यहाँ पर पदों को लेकर के हैं। हम बात करते हैं यूपी पीसीएस यहाँ पर क्यों परीक्षा को लेकर के इतनी ज्यादा अभ्यर्थियों के मन में एक कह सकते हैं जुनून सा है, या फिर कहें ड्रीम्स हैं। तो परीक्षा जो है वो उस पदों को लेकर के है जो यहाँ पर आप दिखाता है कि सिर्फ परिवार और समाज में ना आपकी स्थिति और प्रतिष्ठा जो होती है वो बदल जाती है जिस दिन आप यहां पर इस पद पर काबिज हो जाते हैं, जिस दिन आप इस परीक्षा को क्लियर कर देते हैं। राज्य के प्रशासन में आप प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी यहां पर निभाने लगते हैं। क्या चल रहा है, सिस्टम कैसे काम करता है, सरकार की योजनाओं को लेकर के, सरकार के प्रक्रियागत पहलुओं पर आप यहां पर लगातार उनसे सीधे जुड़े रहते हैं। साथ ही समझ पाते हैं कि समाज में प्रभाव कैसे डाला जा सकता है, समाज में जो कुछ चल रहा है वहां पे प्रशासन की क्या भूमिका होती है, समाज में हो रहे बदलावों के अनुरूप यहां पे प्रशासन किस तरीके से यहां पर कार्य करता है, और प्रशासनगत यहां पर नीतियां जो परिवर्तन होती है उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक दूसरे को देखा जाए तो पहलू हैं, आप ये कह सकते हैं समाज और प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं जो आप यहां पर आप कह सकते हैं प्रवेश करने के साथ इस पद पर आने के बाद समझते हैं। एक चीज और यहां पर देखा जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से सार्वजनिक सेवा का जो अवसर है, अगर आपको भी लगता है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, प्रशासन में रहकर लोगों के भलाई के लिए कुछ करना है, समाज के अलग अलग वर्गों को यहां पर देखा जाए तो जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी उनको सॉल्व करना है, प्रदेश और राज्य और साथ ही साथ देश के लिए कुछ करना है, तो आपके लिए ये यहां पर सेवा सबसे बेहतर है। इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी की इस परीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में सेवा देने की एक सम्मानजनक आपकी यात्रा हो सकती है, और राष्ट्र और समाज के संदर्भ में भी वही है। पदों की बात करें उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रुप और ग्रुप बी के यहाँ पे अधिकारियों की जो भर्ती होती है वो इस परीक्षा के माध्यम से होती है। सक्षम, योग्य और न्यायप्रिय अधिकारियों को चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। अब समझना यह भी है कि यूपीपीसीएस की परीक्षा को लेकर के जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखा जाए तो परीक्षा एक चरणी नहीं है। प्रशासन जो है राज्य के सबसे उच्चतम पदों पर जब आप यहां पर काबिज होने जा रहे हैं, तो आयोग भी अपेक्षा करता है कि बहुत ही गुने चुने और बहुत ही यहां पर बेहतर मानसिक क्षमता वाले अभ्यर्थियों को यहां पर मौका मिले देश की सेवा करने का, जो देश के, राज्य के, समाज के लिए यहां पर कुछ बेहतर और नया और किसी तरीके से अपना योगदान भी बेहतर तरीके से कर सके। तो इसके लिए देखिए 3 चरण एग्जाम लिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में देखा जाए तो यह प्रक्रिया होती है। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर है।
पहला जो पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का है, GS1 का है। 150 अंकों के इस पेपर में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे जहां पर आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और कौन सा आंसर यहां पे सही है वो टिक करके आना है। एक OMR सीट मिलती है जिसको आपको फिल करके आना होता है। दूसरा जो पेपर होता है उसको हम CSAT का पेपर कहते हैं। इसको हिंदी में आप सामान्य अभिरुचि परीक्षण भी कह सकते हैं। और यहां पर हम देखें तो 100 अंक का पेपर है, 2 घंटे का समय है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर है और क्वालिफाइंग तरीके का यहां पर पेपर। अब क्वालिफाइंग को थोड़ा समझिएगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा अपने आप में एक यूनिक तरीके की परीक्षा है। यूनिक इसलिए भी है कि इसके 2 पेपर होते हैं, लेकिन दोनों ही पेपर की यहां पर जो कह सकते हैं कि डिमांड है वो अलग है। एक पेपर कहता है कि देखिए यहां पर आप बहुत ज्यादा नंबर नहीं भी लाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इतने कम भी नंबर नहीं लाएं कि यहां पर आपको आगे बढ़ने का मौका ही ना मिले। वो क्या है? CSAT का पेपर। CSAT का पेपर आपको देखा जाए तो 100 अंक का है, 2 घंटे का पेपर है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन वो कहता है कि यहां पर बहुत नंबर नहीं, सिर्फ 33% मार्क्स ले आइए। पासिंग मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो आपको मैं आगे बढ़ने का एक मौका दूंगा। पासिंग मार्क्स के लिए ही आपको यहां पर मेहनत करनी है एक पेपर में। लेकिन दूसरा पेपर जो होता है वो हाई डिमांड है। हाई डिमांड क्या है? कहता है कि आप यहां पर CSAT का जो पेपर है इसको क्वालिफाई करोगे तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपको अगले प्रीलिम्स के पेपर पर, जो है आपका GS का पेपर। यानी GS के पेपर में आपकी मेंस लिखने की क्षमता छुपी हुई है। अगर आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, जो मेरिट होती है, जो कट ऑफ यहां पर बनाई जाती है, वो आपको किस पे बनता है? सामान्य अध्ययन GS1 के पेपर में। यानी 2 पेपर, दोनों पेपर के नेचर अलग हैं। प्रक्रिया देखा जाए दोनों का एक ही है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की है पेपर, लेकिन दोनों ही यहां पर अपने आप में अलग। इसलिए दोनों को लेकर के जो स्ट्रेटजी है, जो सिलेबस है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो बहुत ही यहां पर अलग तरीके की डिमांड रखती है। एक चीज और यहां पे समझिए, मुख्य परीक्षा में जब आप आएंगे तो आपको अलग तरीके की चुनौती मिलती है। जहां प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ 2 पेपर को लेकर के आपकी तैयारी होती है और मानसिक क्षमता पर देखा है बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता, एक दिन में दोनों ही पेपर ले लिए जाते हैं और आप इस प्रक्रिया से यहां पर मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब मुख्य परीक्षा का समय आता है आपको यहां पर समय कम मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए आपको 2, 2.5 या 3 महीने का समय मिलता है और इन 3 महीने में देखा जाए तो आपको 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 8 पेपर तैयार करने होते हैं। अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, एक सवाल हमेशा अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि क्या प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, तो उसका जवाब यहां पर देखा है तो पैटर्न में छुपा हुआ है। एग्जाम पैटर्न यह कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा और 3-4 महीने में प्रारंभिक परीक्षा में जहां सिर्फ 2 पेपर थे, वहीं आपको मुख्य परीक्षा में 8 पेपर हैं। यानी 4 महीने में आपको इतने यहां पर मेहनत करनी है कि जितनी आपने शायद प्रारंभिक परीक्षा के लिए सालों मेहनत नहीं की होगी। इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा की जब आप तैयारी कर रहे हैं उससे पहले मेंस की परीक्षा की तैयारी करनी है। एक तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मेंस की परीक्षा भी तैयारी करें और जब प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 महीने का समय बने तो वहां पर पूरी तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएं और जब मेंस की परीक्षा आए तो वहां पर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहां पर इतिहास से तैयार रहें। इसलिए क्योंकि यहां पे जो पेपर है देख लीजिए, 1-2 नहीं है। सामान्य हिंदी का पेपर होना है, 150 अंक का है, 3 घंटे का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको लिख करके सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक सवाल जो पूछा जाएगा, जो आपको 1 लाइन का या 2 लाइन का सवाल होगा, लेकिन 2 लाइन के उस सवाल में जो पूछे गए शब्द उसको आपको 200 शब्दों में लिखना है, 125 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। तो वहां पर आपको चीजों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, नॉलेज आपकी डीप होनी चाहिए। निबंध का पेपर देख लीजिए, यहां पे आप 150 अंक का पेपर है, 3 घंटे का है, वर्णनात्मक है। सामान्य अध्ययन के कितने पेपर होते हैं उसके बाद आप देखिए तो 6 पेपर होते हैं। इन 6 पेपर की डिमांड भी अलग है। सामान्य हिंदी निबंध में आप जहां पर बहुत ही ज्यादा यहां पर अच्छे नंबर ला सकते हैं, वहीं जीएस के जो 4 पेपर हैं, पहले 4 पेपर, यहां पर आपको पहले 3 पेपर की अगर मैं बात करूं, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, यहां पर 1 से ज्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पहले 3 पेपर की मैं बात करूं, तीनों ही पेपर 200 अंकों के हैं, 3 घंटे का समय है, वर्णनात्मक प्रकृति के हैं। चौथा जो पेपर है ये सामान्य अध्ययन में एथिक्स का पेपर, जो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आपको केस स्टडी भी आती है, जहां पर अगर आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाए तो आप अच्छे अंक ले आ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर एक ही है, मेहनत जो करनी है एक ही बार करनी है। इसके बाद 7वां और 8वां जो पेपर है वो राज्य विशेष को लेकर के नया जोड़ा गया है। पैटर्न पहले यहां पे वैकल्पिक विषय का था, जिसमें अब यहां पर सामान्य अध्ययन यूपी स्पेशल को जोड़ दिया गया है, जो राज्य विशेष की जानकारी में बहुत ही गहरी समझ आपसे चाहता है। अब इसको लेकर के देखा जाए तो यूपी के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल्स अगर आप स्टडी कर लें
तो आप जो मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आपको सामान्य हिंदी, निबंध, पेपर 5, पेपर 6, 7 और 8 पर मेहनत करनी चाहिए, जहां पर आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो अगर आप 5 पेपर को लेकर के स्ट्रेटजी आपकी जो रहेगी, जो हम यहां पर आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, इस चीजों एक्सप्लेन करेंगे, हर सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मेरे कौन से पक्ष मजबूत हैं, मुझे किस पेपर में ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे कहां ज्यादा अंक लेकर के आने हैं, कौन सी चीजों पर यहां पर आपको कम समय देकर मैक्सिमम मार्क्स लाए जाते हैं, वो सब आपको पता चलता है जब आपने एग्जाम पैटर्न को समझते हो। तो ये आपको समझाया। अब देखा जाए टोटल जो कुल अंक है मुख्य परीक्षा के 1500 अंक हैं, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में पेपर दे सकते हैं। सभी 8 के 8 पेपर वर्णनात्मक प्रकृति के हैं, सभी 8 के 8 पेपर 3 घंटे के हैं, सभी जीएस के 6 पेपर जो हैं 200 अंकों के हैं, और आपके जो हिंदी और निबंध का पेपर है वो आपको 150 अंकों का है, और 1500 अंकों में आपका मेंस होना है। मेंस का एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, और यहां पे 100 अंकों का यहां पर पेपर होगा, 100 अंकों का यहां पर एक इंटरव्यू पैनल के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद एक अंक दिए जाते हैं, उन अंकों को मिला करके मुख्य परीक्षा के अंकों में शामिल किया जाता है, और उसके पश्चात एक मेरिट बनती है, और उस मेरिट के कट ऑफ में जिसका नाम आता है, पदों के अनुसार उनका सिलेक्शन होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें तो हो गया टोटल मुख्य परीक्षा साक्षात मिला के 1600 अंकों का। प्री और मेंस को लेकर के देखा जाए तो यहां पर चीजें आपको, जो चीजें मैंने आपको बताई है कि चीजें कुछ बदली हैं। एक वैकल्पिक विषय खत्म हुआ है, सीसैट का क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन मेन रहता है, और साथ ही हिंदी और निबंध पर यहां पर फोकस करना है। जीएस के पेपर जो होते हैं यूपी स्पेसिफिक जुड़ गए हैं। ये सारी कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको सिलेबस में समझनी है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर देखा जाए तो प्रक्रियागत परिवर्तन को हम यहां पर आगे चल के थोड़ा सा डिटेल से इनके सिलेबस पर नजर डालते हैं कि आखिर यहां पर आपको क्या और कैसे करना है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो अंकों और प्रक्रियागत यहां पर चीजें हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स के पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है परीक्षा में, वो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33% नकारात्मक अंकन होगा। 1/3 जो अंक हैं वो आपको कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में है, मेंस में यहां पर नहीं है। इसके अतिरिक्त देखा जाए, अब बात करते हैं इनके सिलेबस की। सिलेबस में सबसे पहले आता है जीएस और सीसैट, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के पेपर की बात करेंगे। इन दोनों पेपर में आपसे प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम होंगे। कहां पे कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहां पर जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस यहां पर लगातार रेगुलर अटेंड करनी है, ताकि जो भी आपकी परीक्षा के अनुरूप करंट अफेयर डेवलप हो रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स रिलेटेड हो या फिर हम कहें हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, या फिर हम कहें आईआर से रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी है, या सरकार की योजनाएं हैं, कोई भी रैंकिंग्स आई हैं या योजनागत चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो भी करंट इवेंट में डेवलप हो रही हैं वो आपको पढ़नी है। दूसरा सब्जेक्ट आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपको देखा जाए क्या पढ़ना है। इसमें साफ साफ देखिए लिखा क्या, इतिहास में कौन सा इतिहास पढ़ना है। इतिहास के कई पहलू हैं। इतिहास का जो पहलू है उसमें आपको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो वहां पर अगर हम देखें प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं पर व्यापक समझ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगति, चरित्र, राष्ट्रवाद के विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति और संक्षिप्त दृष्टिकोण रखने की एक अपेक्षा यहां पर की जाती है। दूसरा है भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, वहां पे बताया गया है कि भारत और विश्व के संदर्भ में जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो आपका सोशल ज्योग्राफी है, यानी कि जो समाज पर प्रभाव पड़ता है ज्योग्राफी का, और साथ ही साथ यहाँ पे आर्थिक भूगोल जो एग्रीकल्चरल है, बागवानी है, कृषि है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका जहाँ पे जो भी इफेक्ट पड़ता है वो समझनी है। विश्व भूगोल में भी देखा जाए तो विषय की केवल सामान्य समझ है। भारत के भूगोल के प्रश्न में भारत के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे भारत और विश्व के भूगोल में भारत के भूगोल पर ज्यादा फोकस होकर डिटेल में यहाँ पर सारी चीजों को पढ़ना है। वहीं विश्व के भूगोल के संदर्भ में आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो उस तरीके की डिटेलिंग पर ध्यान नहीं देना है जितना यहाँ पर भारत के संदर्भ में। लेकिन हाँ, विश्व के भूगोल के बारे में भी एक जानकारी आपको हर तरीके की होनी जरूरी है। इसके बाद भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था।
जो तीसरा सब्जेक्ट आता है। इसमें हम देखें तो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको यहाँ पर पढ़ना है। क्या क्या चीजें विशेष हैं, कैसे बना है, क्या डेवलपमेंट हुई है, कौन से अनुच्छेद संविधान किसको लेकर के हैं। फिर राजनीतिक व्यवस्था भारत में कैसे काम करती है, दलीय प्रणाली कैसी है, उसके यहाँ पे पक्ष विपक्ष क्या है। पंचायती जो राज व्यवस्था है भारत में त्रिस्तरीय, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। सार्वजनिक जो नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनका इफेक्ट इत्यादि क्या पड़ता है, क्यों बनाए जाते हैं, सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को क्या है, नई पॉलिसी मेकिंग जो आई है उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। कई तरीके के मौलिक अधिकार हैं, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा कई बार यहाँ पर किसी मुद्दे को लेकर केस में कई तरह के अधिकारों की यहाँ पर व्याख्या की जाती है, तो करंट इवेंट रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को भी यहाँ पर पढ़ना समझना है। इसके अलावा भारतीय राजनीति को समझना है, अर्थव्यवस्था, संस्कृति यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है भारत का, आर्ट एंड कल्चर भारत का कैसा है, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली यानी कि भारत की देखा जाए तो सोशल इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर में किस तरीके के बदलाव आए हैं, समयगत स्थितियों में इसमें क्या परिवर्तन आए, सरकार के द्वारा किस तरीके के यहाँ पर नीतिगत पहलू इसके लिए लागू किए जा रहे हैं, सभी वर्गों को साथ में लेकर के क्या काम कर रहे हैं, उसको लेकर के चीजें समझनी पड़नी है। भारत की आर्थिक नीति विशेषताओं और भारतीय संस्कृति के ज्ञान को भी जानना और समझना होता है। आर्थिक सामाजिक विकास में देखा जाए तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के बात करनी है, सतत विकास कैसे हो रहा है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, गरीबी समावेशन को लेकर के क्या काम चल रहे हैं, जनसांख्यिकी का बदलाव, भारत में जनसंख्या का लगातार एक दबाव बढ़ा है, आने वाले समय में हम कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की क्या पॉलिसी लागू होनी चाहिए, वर्तमान की स्थिति, जनगणना जैसे पहलू और ऐसे कई सारी यहां पर जुड़े हुए घटनाक्रम को इसमें हम पढ़ते हैं। सामाजिक क्षेत्र की पहल, उम्मीदवारों की जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण के बीच संबंध, समस्याओं के संबंध में परीक्षा यहां पर आपसे जानकारी ली जाती है। यानी कि आपको देखा जाए तो एनवायरमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गई, साथ ही साथ यहां पर सोसाइटी को लेकर के रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पढ़कर जाने हैं, जो हम चीजें यहां पर प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस ओरिएंटेड आपको डिटेल से पढ़ाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण, परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन जैसे विषय भी यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टॉपिक्स भी आपको डिटेल से पढ़ के जाने हैं, जिसमें हम इकोलॉजी और एनवायरमेंट को यहां पर पढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान के विषय को भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है। बहुत ही डिटेल से देखा जाए नहीं, लेकिन 10 तक की अगर आप देखा जाए, ऐसे अभ्यर्थी जिनका साइंस साइड से अगर सब्जेक्ट आपने 10 तक भी पढ़ा है तो बस उतनी यहां पर साइंस आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बीएससी लेवल की यहां पर साइंस पढ़ाई जाएगी, नहीं, एक जनरल साइंस आपको यहां पर पता होना चाहिए, उसी से रिलेटेड यहां पर जिनका रोजमर्रा जीवन में हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसको एक सभी सामान्य व्यक्तियों से जिसकी अपेक्षा है, उस तरीके का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो भी चीजें आपसे हम यहां पर पढ़ाएंगे। तो ये सारा जो है, अगर हम आपसे मोटे मोटे स्तरों पे बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, तो आपको सिलेबस पढ़ने के बाद आपको हाथों पर याद होना चाहिए, आपकी उंगलियों पर होना चाहिए कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, एनवायरमेंट पढ़ना है और जनरल साइंस पढ़नी है। ये 6 मेन सब्जेक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स में मुझे पढ़ करके जाने। इसके अलावा कुछ यहाँ पर छोटे सब्जेक्ट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको सोसाइटी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर योजनागत पहलू शामिल हो सकते हैं, जनसंख्या वाला यहाँ पर टॉपिक हो सकता है, जनसंख्या शहरीकरण को लेकर के चीजें आपसे क्वेश्चन हो सकती हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको इंटरन और नेशनल आपको दोनों ही चीजें यहाँ पर देखा जाए तो नेशनल इंटरनेशनल की आपको जानकारी होनी चाहिए और यूपी स्पेशल की जानकारी भी आपको प्रीलिम्स में पढ़ करके जानी है। ये बेसिक चीजें हैं, करीब 8 से 10 चीजें अगर मिला ले तो आपका प्रीलिम्स में इससे अलावा और भी ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। आपको प्रीलिम्स में अगर आपको क्लियर करना है तो इतने चीजें आपको प्रीलिम्स में पढ़ के जानी। एक फायदा और भी है, जो चीजें आप प्रीलिम्स में यहां पर पढ़ते हैं इसमें सामान्य विज्ञान के पहलू को अगर हम छोड़ दें तो ऐसे सभी सब्जेक्ट जो हैं वो मेंस में भी आपको वापस से पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी आधी तैयारी अगर आप देखें तो प्रीलिम्स के करते समय आपकी मेंस की भी साथ साथ हो जाती है। इसलिए मेंस की जब आप तैयारी की बात करते हैं तो आपका एक तो आधा प्रिपेयर्ड है, फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं कहते, क्योंकि फुल्ली प्रिपेयर्ड में जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो कई सारी चीजों को ऐड किया गया है, कई नए सब्जेक्ट हैं, सिलेबस से आपको सब्जेक्ट देखा जाए पेपर वाइज यहां पर डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो उसको और भी डिटेल से आपको समझना होता है, उसको आपको मैं समझाता हूं। लेकिन उससे पहले हम एक और पहलू पर आते हैं कि जब आपको सामान्य अध्ययन का पेपर समझ में आ जाए, सामान्य अध्ययन पर ही फोकस नहीं करना है। मैंने कहा कि प्रीलिम्स का जो पेपर है वो अपने आप में यूनिक है। इसका एक पेपर जो कहता है कि आपको कट ऑफ इसी आधार पर निर्धारित होगी, आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, लेकिन इसकी कट ऑफ से पहले आपको एक पेपर और क्लियर करना होता है प्रीलिम्स में, जिसको हम कहते हैं सीसैट, जहां कहा गया है कि 33% का मार्क्स लाना है। अब उस 33% का मार्क्स क्या पढ़ करके लाना है वो आपको बताते हैं। देखिए, जो सीसैट का पेपर है इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती है। एक तो समझ, संचार कौशल, पारस्परिक कौशल,
तार्किक तर्क विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, प्रारंभिक गणित जो कक्षा 10 की है जिसमें अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, सांख्यिकी है। कक्षा 10 तक की सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के विषय आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी मैथ की नॉलेज, थोड़ी रीजनिंग, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी हिंदी, साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपको इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग, बोधगम्यता, यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड टॉपिक आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ के जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे आप हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग ये सब हम तो वैसे भी पढ़ते आते हैं। कक्षा 10 तक ये सारी चीजें हम क्लास में पढ़ते हुए आए, तो नया कुछ नहीं है। नया क्या है, थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्किल पे थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, जो ऑल कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एक दूसरे से बात करना। अब बात करने में क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें नहीं ध्यान रखनी, थोड़ा सा उस पर हम ध्यान देंगे तो वो भी हमें क्लियर हो जाएगी। तो सीसैट का पेपर बहुत हिंदी भाषी छात्रों के लिए टफ जरूर है, क्योंकि वो उस पर उस लेवल की मेहनत नहीं करते हैं जिस लेवल की मेहनत आप सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु के लिए करते हैं। कई बार कोचिंग्स भी यहां पर देखा जाए जो गाइडेंस अभ्यर्थियों को देते हैं वो सीसैट को साइड में रखकर गाइडेंस देते हैं। सीसैट को खुद यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस कारण से अभ्यर्थी यहां पर सीसैट पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन हम आपको यहां पर सीसैट में एक वेल फोकस्ड होकर के आपको क्लियर कैसे करना है इस पर ध्यान दिया जाएगा, और आप यहां पर जब सीसैट की चीज क्लासेस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये करना आसान है। अब यहां पर देखा जाए तो अंगणित में लेकर के बीजगणित में क्या क्या पूछा है वो भी बताया गया है आपके सिलेबस में। अंगणित के सबसे पहले बता दें, संख्या प्रणाली पूछी जाएगी, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक के भाजक, अभाज्य पूर्णांक, पूर्णांकों का एलसीएम, एचसीएफ, उनका अंतर संबंध और औसत, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, गति, समय और दूरी, ये सारी चीजें आप यहां से पूछ जाएंगे। इसी तरीके से बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ों को लेकर के है। बीजगणित की चीजें हैं जिसमें बहुपदों के गुणनखंड है, बहुपदों के एलसीएम है, एचसीएफ है और उनका अंतर संबंध है, शेषफल है, प्रमेय है, युगपत रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये चीजें हैं। सेट सिद्धांत है, शून्य सेट, सेट के उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, सेटों के बीच संचालन, संघ, प्रतिच्छेदन, अंतर, सम्मित अंतर और वेन आरेख से रिलेटेड है। एक और चीजें जो ध्यान देनी है ज्यामिति को लेकर के, जैसे त्रिभुज क्या है, आयत वर्ग क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज क्या है, वृत्त क्या है, परिमाप, क्षेत्रफल, संरचनाएं और प्रमेय। इसके अलावा गोले, लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय शंकु, घन का आयतन निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, यह भी आपको पता होना चाहिए। आंकड़े कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आंकड़ों का संग्रह है, आंकड़ों का वर्गीकरण है, आवृत्ति विवरण है, सारणीकरण है, संचयी आवृत्ति है, आंकड़ों का निरूपण, दंडारेख, पाई चार्ट, आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति चक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अंकगणितीय माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये आपका मैथ से रिलेटेड टॉपिक है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि सामान्य अंग्रेजी के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा, तो यहां पे सक्रिय वाच्य, निष्क्रिय वाच्य, शब्द भेद, समझ, वाक्यों का परिवर्तन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाषण, विराम चिन्ह, वर्तनी, शब्दों का अर्थ, शब्दावली, मुहावरे, वाक्यांश, रिक्त स्थान, एक तरीके से आपको ग्रामेटिकली यहां पर करेक्ट होना चाहिए इंग्लिश में, और उसकी बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप इंग्लिश में गलतियां नहीं करेंगे। वही आपसे यहां पर सामान्य एक समझ आता है जो कक्षा 10 के एक अभ्यर्थी को अंग्रेजी की समझ होती है। इसके बाद अगर हम देखें, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम सीखने वाले हिंदी वर्णमाला रोमन चिन्हों की बात करता है, यानी हिंदी व्याकरण की एक समझ होनी। अब हिंदी भाषी छात्रों से यह तो अपेक्षा नहीं होगी ना कि आप हिंदी भी गलत पढ़ते हो, हिंदी भी गलत लिखते हो, हिंदी का उच्चारण भी गलत बोलते हो। हिंदी तो कम से कम गलत नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम अपेक्षा होती है। हिंदी में शब्द रचना, शब्द वाक्य, अर्थ, शब्द रूप, संधि समाज, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी अर्थबोध, हिंदी के प्रयोग में होने वाली कलाकृतियां और उत्तर प्रदेश के मुख्य बोलियां, यहां पर आपसे ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा रहेगी हिंदी व्याकरण को लेकर के, जो कि यहां पर आपके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, और उसको सरल बनाने का काम हम करने जा रहे हैं। इसके बाद यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रख करके हम यहां पर अगर आपको सिलेबस को डिटेलिंग अगर बात करें कि ये जो सिलेबस आपके प्रीलिम्स में हमने आपको डिस्कस कर दिया, अब मेंस प्रीलिम्स में सिर्फ 2 पेपर हैं, 2 पेपर में ये सब कुछ यहां पर पढ़ना है। फिर हमें कह रहे हैं कि सर मेंस में 8 पेपर और पढ़ने हैं, तो 8 पेपर का सिलेबस फिर कितना बड़ा होगा। सिलेबस बहुत कुछ नहीं, मैं जैसे मैंने कहा
सामान्य अध्ययन के पेपर को अगर आप देखेंगे तो वहां पर ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स में जो पूछा पढ़ लिया है वही आपको मेंस में कुछ ऐसे अदर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी आपको एक बेहतर समझ होनी चाहिए। तो जब आप सिलेबस को प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का सिलेबस आप साथ में लेकर के देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि देखो बहुत कुछ नहीं है, तैयारी बहुत आसान है। इस तैयारी को अगर करने का सही तरीका पता हो, सही गाइडेंस हो, तो आप इस परीक्षा को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके की समझ आपकी होनी चाहिए, बस आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। इसलिए अब जब मेंस का मैं सिलेबस आपको क्लियर करने जा रहा हूं, आप देखो पॉइंट आउट करते चलो कि अच्छा ये प्रीलिम्स में भी आया हुआ है। तो वहां पर आपको बहुत कुछ, यहां पर ऐसा नहीं है कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो करना क्या है। मेंस की जो परीक्षा होती है 2 सत्रों में होती है। एक सुबह 9:30 बजे से पेपर होगा 12:30, फिर दोपहर 2 से 5 बजे का। शोध पत्र 1 सप्ताह की अवधि में, यानी कि एक ही वीक में आपको सारे पेपर ले लिए जाएंगे, खत्म हो जाएगा मेंस के 8 पेपर। और ये सारी प्रक्रिया जगत जो होगी आप प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद पाओगे। तो प्रीलिम्स में क्लियर तो हो गया अगर आपका, तो आप मेंस में पहुंचोगे। अब मेंस में पहुंचने के लिए आपको मेंस का जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा, सेंटर पर जाना है, लिखना है। वर्णनात्मक प्रकार का है, नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं होती है। और इस तरीके टोटल 1500 अंकों का मेंस होगा। अब ये 1500 अंकों में अगर आपको मैक्सिमम नंबर लाने हैं, तो मैक्सिमम नंबर लाने के लिए आपको क्या पढ़ के जाना है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, वो आपका सिलेबस आपको बताता है। सिलेबस क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो सामान्य हिंदी का जो पेपर यहां पर है, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। एक तो गद्य और पद्य के खंड दिए होंगे, उसमें से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए होंगे। तो पहले गद्य और जो पद्य लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिया होगा प्रश्न, उस प्रश्नों को पढ़ के फिर उसका आंसर लिखना, और वो आंसर उसी गद्य और पद्य में छुपा होगा जो आपको पढ़ के समझ के लिखना है। तो एक तरफ से आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बस समझना है और समझ के फिर से उसी को लिख देना है। तो एक तरीके से आपको चीटिंग करने का मौका जो है आयोग खुद देता है कि भाई ये रहा आपके सामने एक तरीके का छोटा सा पजल है, थोड़ी सी समझ आपकी विकसित है, तो आप आसानी से यहीं से आंसर निकाल के लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको चीटिंग करने का मौका देते हैं। लेकिन अगर आपको चीटिंग भी करनी नहीं आती तो आयोग फिर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो वो चीजें आपको बस सीखनी है। एक समझ अगर आपकी विकसित होती है, गद्य और पद्य को समझने को लेकर के पढ़ने की क्षमता, शब्दों की समझ आपको विकसित रहे, तो आप इस प्रश्न गद्य और पद्य में मैक्सिमम नंबर लेकर आ सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कुछ लोग वहां भी अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और भी ऐसे मौके हैं, संक्षिप्तण है, संक्षेपण करना होता है, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन है, तार लेखन है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप इसमें निपुण हो जाएंगे। शब्द ज्ञान में उसका प्रयोग होगा, जैसे उपसर्ग कहाँ किन में लगाना होता है, प्रत्यय कहाँ लगाना होता है, उससे शब्द के यहाँ पे भाव कैसे बदल जाते हैं। विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए। एक शब्द के लिए वाक्यांश है, वर्ण एवं वाक्य शुद्धि है, लोकोक्ति, मुहावरे हैं। ये सारी चीजें आपको सामान्य हिंदी के पेपर में आएगी, जो कि बहुत टफ नहीं है, आप मैक्सिमम नंबर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सामान्य हिंदी के बाद दूसरा जो पेपर आता है निबंध का पेपर होता है। अब निबंध का जो पेपर होता है, यहां पर पहली चीज ध्यान रखिएगा, 700 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड से एक विषय को चुनना होगा। 3 खंड दिए होंगे, हर एक खंड से एक निबंध, हर निबंध 700 शब्दों का। और इस तरीके से आपके 3 खंड में 700 700 700 यानी कि 1 घंटे में 700 शब्द लिखने हैं, 3 घंटे में 2100 शब्द लिखने हैं, टोटल 3 निबंध लिखने हैं। और हर निबंध लिखने के लिए आपके पास 3 से ऑप्शन होंगे। कैसे? अब जैसे खंड आ है, खंड आ में जो आपको विषय दिया जाएगा निबंध का, एक विषय होगा जो साहित्य एवं संस्कृति से होगा, एक विषय होगा जो सामाजिक क्षेत्र से होगा, एक विषय जो होगा वो राजनीतिक क्षेत्र से होगा। अब आप इन तीनों में से किसी भी पर एक निबंध लिख सकते हैं, बाकी 2 छोड़ दीजिए। तो जो आपको लगता है कि मेरी इस पर समझ अच्छी है, डीप नॉलेज है, अच्छा खासा कंटेंट है, सही और व्यवस्थित तरीके से मैं अच्छा लिख सकता हूं, एक प्रभावशाली निबंध लिख सकता हूं और अच्छे नंबर ला सकता हूं, तो आप उसमें से कोई विषय चुन लें। पहले लिखने के बाद दूसरे पे आना है। खंड बी में देखा जाए तो विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार आते हैं। अब यहां भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 3 ऑप्शन में से भी आपको कोई भी एक ऑप्शन यहां पर चूज करना है, और जैसे ही आप यहां पर पहले में किया है वैसे दूसरे में भी एक निबंध लिखना है। दूसरा लिखने के बाद तीसरे पे आना है। तीसरा जो विषय है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, जल प्रलय, सूखा और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं।
तो यहां पर भी 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से कोई एक चुन करके उस पर यहां पर निबंध लिखना है। इस तरीके से देखा जाए तो आपको 9 निबंध में से कोई 3 निबंध लिखने हैं और हर निबंध के लिए 1 घंटा मिलेगा, तो आप पर्याप्त रूप से अच्छी बेहतर यहां पर स्किल जो है आपकी वो दिखा सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स लाने की। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पहले 2 पेपर सामान्य हिंदी और निबंध, ये ऐसे पेपर हैं जहां पर आप पहले ही दिन जाकर के आप मैक्सिमम नंबर को सिक्योर कर सकते हैं और आने वाली जो जीएस का पेपर की जो शुरुआत होगी उस पर से अपने आप पे जो दबाव है उसको आप कम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले 2 पेपर जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर को लग सकते हैं वहां अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपके सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2 और 3 में क्या होगा, आप पर प्रेशर ज्यादा होगा और वहां पे गलतियां होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पर आप पर दबाव जो होगा समय और प्रश्नों की संख्या का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है वो आपको मैं समझाता हूं। इसलिए मैं आपको जब भी हम गाइड जो करेंगे आपको, देखिए लिखन शैली जो है आपको निबंध और उत्तर लेखन दोनों पर काम करना है और कोशिश करनी है कि आप अपनी हिंदी पर बहुत अच्छे से काम करें। इस दौरान एक चीज ध्यान रखिएगा जो आप सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा रहेगी कि अपनी हिंदी पर सुधार करिए। हिंदी जो है ऐसा नहीं आपको आती है, कई सारे अभ्यर्थियों को जो हम पढ़ाते हैं जो हिंदी भाषा से ही पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अब तक यहां पे कई सारी डिग्री भी ले रखी है, ऐसे अभ्यर्थी भी हिंदी गलत लिखते हैं, उनकी वर्तनी गलत रहती है। और ऐसे अभ्यर्थी से अगर आप अपेक्षा करते हैं आयोग ऐसे अभ्यर्थियों को सिलेक्ट कर लेगा और वहां पर उनको बड़े पदों पर काबिज कर देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप अगर 1.5 साल की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस में पीसीएस अधिकारी बनने की, तो इस दौरान सिर्फ आप उन सब्जेक्ट पर मेहनत मत करिएगा, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, उनके साथ साथ अब उन विषयों में हिंदी पर भी काम करिएगा, ताकि हिंदी आपकी इतनी अच्छी हो जाए उन 1.5 सालों में कि जब आप बोलने में, किसी से वार्तालाप करने में, अपने विषय के बारे में, प्रश्नों को लेकर के उसके जवाब ढूंढ रहे हो या किताब पढ़ रहे हो, तो आपकी हिंदी जो होती है डे बाय डे जो होता है प्रतिदिन यहां पर बेहतर होती जाए और हिंदी की जितनी गलतियां हैं वो कम होती जाएं। अगर आप ऐसा करने में सफल रहते, इसका फायदा आपको कहां मिलेगा, सबसे ज्यादा जो फायदा इसका मिलेगा वो आपको मेंस में मिलेगा। मेंस में भी आपको हिंदी के पेपर, निबंध के पेपर मिलेगा, जहां आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब आपको बताते हैं सामान्य अध्ययन के पेपर्स के बारे में। अब देखिए सामान्य अध्ययन के पेपर जो है ना, पहले 3 पेपर मैं फिर कहूंगा, जैसे जीएस के पेपर आपको जीएस के प्रीलिम्स का पेपर के बारे में बात करता हूं यूनिक है, वैसे ही यहां पर इनके बारे में भी कहूंगा यूनिक है। यूनिक जो है पहले 3 पेपर, क्योंकि पहले 3 पेपर में इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ लेने होते हैं और इतने विशाल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिनको लेकर के मैं आयोग से कहूंगा कि आप इनको लेकर के कल सब्जेक्ट का पेपर भी बना सकते हैं, या ऐसे सब्जेक्ट को सिर्फ एक साथ 2 पेपर का रखें। क्योंकि पहला ही जो पेपर है, जो सबसे लेंदी पेपर मैं कहूंगा, जहां अभ्यर्थी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है, वो आपको पहला पेपर है हिस्ट्री। हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको मैं सिलेबस दिखाता हूं, आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। हिस्ट्री अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने को लेकर के, जिसकी समझ को लेकर के ही अभ्यर्थी जो होता है कई बार बोर हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको पढ़ते 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 बच्चा कहता है कि हिस्ट्री ही कब खत्म होगी और मैं दूसरे सब्जेक्ट पर क्या ध्यान दूंगा। देखिए सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय समाज और भूगोल, 4 सब्जेक्ट है। पहला जो सब्जेक्ट है भारतीय संस्कृति का इतिहास, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक। आर्ट एंड कल्चर कहां से कहां तक पढ़ना है आपको, प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल तक। और आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कलाएं, रूप, साहित्य, वास्तुकला और उससे संबंधित पहलू। फिर यहां पर देखा जाए तो आधुनिक भारतीय इतिहास आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। 1757 से 1947 तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और उनसे संबंधित मुद्दे जो होते हैं, क्या घटनाएं हुई उस दौरान, कौन आया, किसने क्या किया, कौन से कानून लागू हुए, उससे क्या देश में हुआ, कौन सी घटनाएं हुई, कौन सा युद्ध हुआ, वो सब कुछ। फिर ये दौर खत्म होगा तो फिर आपको शुरू हो जाता है, उसी बीच स्वतंत्रता संग्राम होने लगते हैं, जगह जगह पे आंदोलन होने लगते हैं, मार्च होने लगते हैं, लाठीचार्ज होने लगता है, देश को आज़ाद कराने की मुहिम शुरू होती है। तो इस तरह की स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। इसके विभिन्न चरण हैं, देश के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण योगदान है, एक पहलू ये भी समझ रहे हैं। तीसरा के बाद यहाँ पर एक और पहलू इसमें जुड़ जाता है, स्वतंत्रता के बाद देश,
के पश्चात भारत, आईपीआई जिसको हम कहते हैं। अब यहां पर पूछा गया कि देश के एकीकरण पुनर्गठन 1965 तक का इतिहास आपको इसमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर पूछ लिया गया विश्व का इतिहास, एक और हिस्ट्री का पहलू, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपसे पूछ ली गई। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपसे देखा जाए तो 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक के मध्य के घटनाएं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, स्वरूप और उसके, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी। यानी आपको भारत का इतिहास प्राचीन काल से आधुनिक पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, फिर आईपीआई भी पढ़ना है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है। तो लगभग 6 पार्ट हैं जो हिस्ट्री के आपको पढ़ने हैं, वो भी पेपर जीएस पेपर 1 में। इतना पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता ये पेपर पूरा हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पे अभी समाज भी पढ़ना है, समाज के बाद फिर भूगोल भी पढ़ना है। समाज में क्या क्या पढ़ना है वो भी समझा देते हैं। समाज देखिए, अपना समाज जो है ना वो भी काफी यूनिक है, इतना कुछ चलता रहता है समाज में कि आपको जो सिलेबस है वो लगातार ऐसा लगता है कि अपडेट हो रहा है। पढ़ते पढ़ते ही जब आपने पढ़ना शुरू किया और जब आपकी पढ़ाई खत्म हो रही, खत्म होने का मतलब है कि जब आपने एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तब तक लगता है कि हमारा समाज बहुत बदल गया है। हम जन अल्फा थे, हम जन बीटा हो गए, हम जन बीटा थे, हम जन, यहां पर आपको देखा जाए तो जनरेशन ही ऐसा लगता है बदल गई, सोच बदल गई है, गैजेट्स बदल गए हैं, तकनीकी बदल गई है, समाज में उसका प्रभाव बदल गया है, सोचने का तरीका बदल गया है, कानून बदल गए हैं। यानी कि आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इंडियन सोसाइटी जितनी तेजी से बदल रही है उतना कोई बदल ही नहीं रहा। अब भारतीय समाज ही उठा के देख लो, टॉपिक क्या रखा गया है। टॉपिक देखिए एक एक करके। पहला टॉपिक है भारतीय समाज संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, मतलब आपको भारतीय समाज प्राचीन काल से वर्तमान समय तक कैसा कैसा है, कब कब क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस तरीके की प्रकृति धारित करता है, वो सब कुछ यहां पर आपको बताना है। फिर उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है समाज में, वो पढ़ना है महिलाओं के बारे में। महिला फोकस्ड आपका सिलेबस है। समाज में महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, फिर एक मुद्दा आता है जनसंख्या, उससे जुड़े मुद्दे, फिर एक टॉपिक आता है गरीबी, फिर विकास, शहरीकरण, समस्याएं, समाधान। भारतीय समाज में लगभग सब कुछ आपको पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कहीं और ने आपको देखा जाए तो आपको सिलेबस के डिटेलिंग में दी गई है। इन्होंने क्या किया है, भारतीय समाज को एक्सप्लेन करने में उन्होंने शब्दों का सहारा लिया है। ऐसे ऐसे शब्द रख दिए हैं जिन शब्दों को आप डिटेलिंग करने जाओगे तो उनके भी आपके सिलेबस निकल आएंगे। अब शहरीकरण सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, शहरीकरण के कई सारे आयाम हैं। भारत में जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जितनी तेजी से बदल रहा है, इसमें स्मार्ट सिटीज भी आ रही हैं, इसमें आपको नई नई सिटीज के रीडेवलपमेंट के प्लान भी आ रहे हैं। कुछ पुरानी यहां पर देखा जाए तो ट्विन सिटीज के भी आपको आ रहे हैं। अब शहरीकरण जो होता है वो आपको गांवों से भी इंटरकनेक्टेड है, तो उसमें कई सारे मुद्दे आते हैं। तो यहां पर अपना एक मुद्दा है, महिलाओं के साथ साथ हर एक मुद्दा भी अपने आप में डिटेल पढ़ना है। फिर आप देखो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनका अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक संरचना पर, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म से इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा है। इकोनॉमी बदली है तो उसका भी समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी आप बताइए। बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने एक टॉपिक और जोड़ा, यही नहीं छोड़ा है, समाज में इन्होंने कहा है सामाजिक भाई सशक्तिकरण भी हो रहा है, वो भी समझिएगा। अब सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण की बात की जा रही है। सामाजिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण भी है, वृद्धजन भी हैं, बाल भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। अपने आप में एक जो शब्द है ये बहुत डिटेलिंग वर्ड है। सामाजिक सशक्तिकरण के कई पहलू इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद सांप्रदायिकता का मुद्दा है, क्षेत्रवाद का मुद्दा है, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा है। इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को इन्होंने बिना एक्सप्लेन किए अनएक्सप्लेन्ड डिटेल सिलेबस छोड़ दिया, जिसको आपको हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं, डिटेलिंग बताते हैं, कई पहलुओं से जोड़ते हैं और फिर आपको इंडियन सोसाइटी का रियल मतलब पता चलता है। अच्छा ये है इंडियन सोसाइटी, और यहीं पे बात नहीं खत्म हो जाती। अब और समझिएगा, आपने अगर सोसाइटी को समझ लिया तो आपको भूगोल भी समझना आना चाहिए। अब भूगोल भी सिर्फ भारत का पढ़ के काम नहीं चलेगा, विश्व का भी भूगोल समझ में आना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन वितरण, जल, मृदा, वन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में, भारत के विशेष संदर्भ में, उद्योगों की अवस्थिति, उसके उत्तरदायी कारण भारत के संदर्भ में, यानी कि भैया कहाँ कितना मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, कौन कहां से फसल ले रहे हैं, कहां कौन से पहाड़ हैं, कहां कौन से झीलें हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
सिर्फ भारत में दर्रे हैं, भारत में नदियां हैं, भारत में फसलें होती हैं, ऐसे से काम नहीं चलेगा। विश्व में भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भौतिक भूगोल के बारे में फिर बताओ। भूकंप आया तो क्यों आया बताओ, सुनामी आई तो उसके पीछे का रीजन क्या है बताओ, ज्वालामुखी फट पड़ा है तो भाई इसके पीछे क्या हुआ होगा ये भी आप खोज के बताओ, चक्रवात आया हुआ तो किसके कारण आया है, महासागरीय धाराएं बह रही हैं तो क्यों बह रही हैं, इसका रीजन बताइए, हवाएं चल रही हैं कैसे चल रही हैं, हिमनद है या पिघल गया उसका रीजन भी बताओ। मतलब आपको कुछ भी है इस धरती पर अगर आपको दिख रहा है कि वो भौतिक रूप से विद्यमान है या हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम इस धरती पर रहते हैं और धरती पर कुछ भी हो रहा है हम पर इंपैक्ट कर सकता है, हम पता करेंगे और बताएंगे भी। फिर कहते हैं कि भारत के समुद्री संसाधन क्या क्या है, उनकी क्षमता क्या है वो पता करिए। मानव प्रवास भारत में केंद्रित विश्व के शरणार्थी समस्या जो इस समय बड़े स्तर पे आप देख रहे हो, रोहिंग्या शरणार्थी हैं, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी घुसे आ रहे हैं, भारत में अपना ही डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है, परेशान जनसंख्या है भारत की वैसे भी इतनी बड़ी है, उसमें से जो पड़ोसी हैं वो भी घुसे चले आ रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमाएं, जनसंख्या, बस्तियां, प्रकार, पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गांव, ये सब कुछ यहां पर पढ़ के जाना है। और ये है आपका पेपर 1 जिसमें हमने आपको समझाया कि आपका पेपर 1 अपने आप में सबसे विशाल यहां पर आपका सिलेबस पेपर 1 का है। अगर आपने पेपर 1 तैयार कर लिया है तो फिर आप पेपर 2 में आ जाइए। अब पेपर 2 भी देखा जाए तो है तो 4 ही 5 सब्जेक्ट की बात करता है, लेकिन अपनी विविधता के लिए यहां पर यह जाना जाता है और एक तरीके से आपको प्रशासन के ज्यादा नजदीक कहें अगर तो ये पाते हो जब आप पेपर 2 को पढ़ते हो। रीजन क्या है, क्योंकि आप यहाँ संविधान के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में समझते हो और जब उन मुद्दों पे घुसना शुरू करते हो तब लगता है कि यार एक्चुअली यहाँ पर वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि इस समय डिप्लोमेसी समझ में आने लगी है, कहाँ क्या चल रहा है, बांग्लादेश हमसे क्या चाहता है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, सरकार ये कानून लेकर आ रही है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें क्या है ना, पेपर 2 ज्यादा अच्छे समझ में आता है और ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो लोग इसको पसंद भी बहुत करते हैं। पेपर 2 का सिलेबस देखिए। पहले तो भारतीय संविधान है, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, मूल संरचना, संविधान के मूल प्रावधानों के विकास, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। संविधान के बारे में लगभग आपको सब कुछ पता होना चाहिए इन डिटेल्ड। यहाँ पे फिर संघ राज्यों के कार्य क्या हैं, संघ के क्या कार्य हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, इन दोनों को किस तरीके की जिम्मेदारी मिलती है, संघीय ढांचे के मुद्दे, चुनौतियां क्या हैं, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का और वित्त का हस्तांतरण, उसमें चुनौतियां क्या हैं। भाई पैसा अगर आप केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही तो क्यों दे रही है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पैसा मांग ही क्यों रही है। भाई तुम अपना भी तो पैसे जनरेट कर सकते हो ना, अपने से कमाओ खाओ वाला सिस्टम रहता है ना। घर वाले कह देते हैं एक टाइम के बाद कि देखो अब हमने शादी ब्याह कर दिया है, अब खर्चा कमाना खाना तुम देखो अपना। परिवार भी क्या है, एक तरीके का संघवाद है। परिवार क्या है, एक तरीके का संघ ही है, जहां पर कई तरीके के आपको देखा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दूसरे एक जुड़े हुए पहलू हैं। परिवार एक तरीके का जिसमें यहां पर एक टाइम के बाद कहता है भैया हम अलग भी हो जाते हैं, राज्य भी कहते हैं हमें अलग कर दो। परिवार में भी क्या होता है, अलगाव की प्रक्रिया हो जाती है। खाना पीना तब भी लगा रहता है कि भाई हमें उसमें से आप में के ज्यादा में से हिस्सा वस्सा चाहिए होता है। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया यहां पर भी है। तो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध में वित्त आयोग फिर बताता है कि देखो इतना इतना ऐसी ऐसी प्रक्रिया हो रही है यहां पर, इससे इतना पैसा जनरेट हो रहा है, इसमें इनकी हिस्सेदारी इतनी बन रही है, इनको इतना ट्रांसफर कर दो। तो फिर वहां पर होता है ना सारी चीजों किसको कितना देना है वो आयोग आ जाता है, वो बता देगा। शक्तियों के पृथक्करण के बारे में जानकारी लेनी है तो फिर वहां विवाद निस्तारण है, संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण है, तंत्रों का उद्भव उपयोग है, ये सारी जानकारी फिर यहाँ पर अलग से पढ़ना है। किसके पास कौन सी शक्तियां हैं, न्यायपालिका क्या काम करेगा, विधायिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी, किसके पास किस तरीके की पावर है, कौन कानून बनाएगा, कौन उसको यहाँ पर रक्षण करेगा, कौन उसको नियंत्रित करेगा, कौन उसको क्रियान्वित करेगा, वो सब यहाँ पर उसका बंटवारा हो रखा है। कहते हैं भैया हम तुम्हारे क्षेत्र में दखलंदाजी ना करें, तुम हमारे में न करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य लोकतांत्रिक देशों से तुलना भी होती है कि भारत का संविधान ऐसा है, अमेरिका का कैसा है, जर्मनी का कैसा है, ऑस्ट्रेलिया का कैसा है, ब्रिटेन का कैसा है, तो तुलना होती है। इसके बाद संसद और राज्य विधानमंडल, इसमें संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार जैसे मुद्दे भी आपको शामिल हैं कि संसद के जो सत्र चल रहे होते विधानमंडल के सत्र चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया चल रहा है तो हमें वहां पे कान बंद कर लेना है।
संसद में लोकसभा का या राज्यसभा का कोई भी सत्र है, चाहे वो हम मानसूत्र सत्र कह लें, विंटर सत्र कह लें, या फिर आपको देखा जाए समर सत्र कह लें, गर्मी में बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, कभी भी कुछ भी कोई भी सत्र चल रहा हो उसको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस संसद में ही सारे कानून बनते हैं। कुछ भी बदलाव होता है तो संसद में होता है, क्योंकि उनको ये अधिकार प्राप्त है। इसलिए ऐसा ही यहां पे राज्य के विधानमंडलों को लेकर के उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्यप्रणाली, सरकार, मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ, राजनीति, उनकी भूमिका, जनहित याचिका, ये सारा का सारा मुद्दा यहाँ पर हमें पढ़ना होता है, जो काफी कुछ करंट ओरिएंटेड भी यहाँ पर टॉपिक आते हैं। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हो गया, विभिन्न संवैधानिक पद, नियुक्तियां, कार्य, शक्तियां, जिम्मेदारियां हो गई। नीति आयोग के बारे में वैधानिक, नियामक, अर्धन्यायिक निकाय, उनकी विशेषताएं, कार्यप्रणाली हो गई। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप, डिजाइन, कार्यान्वयन, सूचना संचार प्रौद्योगिकी से उत्पन्न मुद्दे हो गए। ये सब कुछ पढ़ना है हमें यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ के फिनिश करते हैं सभी आयोगों के बारे में, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, फिर आपका देखा जाए तो जैसे महान्यायवादी हो गए, महालेखा नियंत्रक हो गए, कैग वाली हो गई, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जब पढ़कर खाली होते हो ना आप, तो वहाँ पर ऐसा नहीं सिलेबस आपका सामान्य अध्ययन पेपर 2 का खत्म हो गया, सिर्फ आपने एक सब्जेक्ट खत्म किया अभी तक। अब इसमें 3 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं। ये भी बताता चलो, जीएस पेपर 2 में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पॉलिटी जो कि आपका ये सिर्फ सिलेबस आपने देखा है। दूसरा जो इसमें शुरू हो जाएगा सोशल जस्टिस का। ये देखिए, इनमें कह दिया है कि विकास प्रक्रियाएं समझाइए, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघ, दाता, धर्मार्थ संस्थाएं, संस्थागत अन्य हितधारक की भूमिका, केंद्र राज्य के द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या चलाई गई हैं, कमजोर वर्ग कौन से हैं उनको पहचानिए, उनकी सुरक्षा और बेहतरी के लिए क्या क्या किया गया है, कौन से एक आयोग गठित हैं, क्या कानून उनके लिए बनाया गया है, कौन से संस्थान काम कर रहे हैं, कौन से निकाय काम करते हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्रों के विकास, उससे संबंधित प्रबंधित मुद्दे हो गए, सरकार के द्वारा क्या क्या योजनागत पहलू हैं, कार्य किए जा रहे हैं, समस्याएं क्या हैं वो देखो, किससे, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित। इसके बाद गरीबी और भुखमरी से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था पर उनका प्रभाव, ये भी आपको सुना। तो ये हो गया सोशल जस्टिस के 5-7 टॉपिक यहाँ पे दिए हैं, जो कि डिटेलिंग में आपको देखा जाए तो 5-7 लेक्चर में खत्म नहीं होते, उनके लिए भी आपको 20, 25, 30 लेक्चर लेने पड़ेंगे, तब आपका सोशल जस्टिस पूरा फिनिश होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आया था पेपर, तीसरा पेपर इसमें जो आता है वो है गवर्नेंस का। गवर्नेंस में आपके देखा है तो यहां से शासन के महत्वपूर्ण पहलू, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, संस्थागत उपाय और उभरते रुझानों के संदर्भ में लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। ये 2 टॉपिक जो हैं यहां पर आपको पढ़ने हैं गवर्नेंस के अंतर्गत। जो कि आप प्रशासक बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक, गवर्नेंस को लेकर के टॉपिक आपको जानना है। और इसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट आता है वो है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। इन्होंने कहा कि भारत पड़ोसी के साथ उसके संबंध में, या नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ आपका क्या चल रहा है। भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय क्षेत्रीय वैश्विक समूह समझौते, ब्रिक्स, एससीओ, G7, G20, या फिर पाकिस्तान सऊदी अरबिया के बीच कोई समझौता हो गया, ब्रिटेन इजराइल के बीच कोई समझौता हो गया, या फिर अमेरिका कनाडा के बीच कोई समझौता हो गया, तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी समझना है। विकसित विकासशील देशों की नीतियां, राजनीति का प्रभाव पर प्रवासी भारतीयों को लेकर के, यानी कि H1B वीजा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, पासपोर्ट को लेकर के नियम चाइना ने बदल दिए हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी ही कोई पॉलिसी मेकिंग यहाँ पर आपको समझनी है कि उसका वर्ल्ड लेवल पर किसी देश ने कोई पॉलिसी अगर बनाई है, क्या उस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीयों पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, भारतीय पॉलिसीज पर प्रभाव पड़ रहा है, भारत पर को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो चीजें हैं। भारतीय प्रवासी कहाँ कहाँ हैं, वो किस तरीके से भारतीय डायस्पोरा भारत के संदर्भ में काम कर रहा है और विदेशों में क्या काम कर रहे हैं, उससे 2 देशों के बीच संबंधों में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो समझना है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां, संरचना, अधिशेष, कार्यप्रणाली, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मामले और घटनाएं, ये सब कुछ आपको पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से सब्जेक्ट में पढ़ के जाना है। ये हो गया आपका पेपर 2 फिनिश। तो पेपर 2 में क्या 4 सब्जेक्ट हो गए। पेपर 1 में देखा जाए तो आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर,
उसके साथ साथ आपको देखा जाए तो सोसाइटी, और फिर लास्ट में ज्योग्राफी थी। इसमें पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। 2 सब्जेक्ट में 8 पेपर हो गए। तीसरा पेपर अगर आप देखेंगे तो ये पेपर में आपको 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पेपर सब्जेक्ट के लिहाज से पेपर 3 सबसे बड़ा है। सब्जेक्ट के लिहाज से 5 पेपर हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 5 सब्जेक्ट का जो पेपर है ना, उसका सिलेबस बहुत डिटेलिंग नहीं है। ये बहुत ही कम समय में सबसे जल्दी यहाँ पर इन पिछले दोनों सब्जेक्ट के मुकाबले ये जल्दी पूरा और कंप्लीट जल्दी होता है। रीजन क्या है कि छोटे छोटे हैं। जैसे पहला ही सब्जेक्ट इसमें सबसे बड़ा है और वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। जो पूरे पेपर का आधा जो होता है वो आपको आता है इंडियन इकोनॉमी से, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का वेटेज जो है पेपर 3 में आपको सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी समझ भी आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो इकोनॉमी में क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस देखिए। पहला, भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, विकास लक्ष्य, एसडीजी गोल्स आपको पता है। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास के मुद्दे पढ़ने हैं। केंद्र सरकार का बजट आया है, उसकी वित्तीय प्रणाली के घटक क्या क्या हैं वो समझना है, आर्थिक सर्वेक्षण जैसे मुद्दे हैं। भारत में कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं, सिंचाई के क्या साधन है, कृषि उपज के भंडारण, परिवहन, विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई प्रौद्योगिकी, इनाम जैसी व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं वो सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कृषि सब्सिडी मिल रही है या न्यूनतम समर्थन मूल्यों की जो घोषणा समय समय पर की जाती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो घोषणा की जाती है, उसके उद्देश्य क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, सीमाएं क्या हैं, सुधार क्या है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर बफर स्टॉक जैसी स्थितियां जो शब्द आते हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, कृषि में जो प्रौद्योगिकी इत्यादि को इस्तेमाल करने के कारण जो बदलाव आ रहे हैं उसको समझना है। ये आपको एग्रीकल्चरल यहाँ पर इकोनॉमिक पर्पस पढ़ना है। भारत में फिर आता है खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र, महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला, प्रभाव। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार को लेकर के सरकार के द्वारा क्या क्या काम किया है वो जानकारी होना। अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण, वैश्वीकरण के प्रभाव, उद्योग नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव भी आपको बताना, पढ़ना, समझना और डिस्क्राइब करना आना चाहिए। बुनियादी ढांचे को लेकर के देश में क्या काम चल रहा है, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, बंदरगाहों को लेकर हैं, सड़कें हैं, हवाई अड्डे हैं, रेलवे हैं, कहाँ क्या नया बन रहा है, उससे देश में क्या बदलाव आ रहा है, उस क्षेत्र के विकास में उसकी क्या भूमिका आ रही है, कौन से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो वो पता होना चाहिए। इकोनॉमी के बाद दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक देखा जाए तो रोजमर्रा के जीवन, राष्ट्रीय सुरक्षा में विकास, अनुप्रयोग, भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी की नीतियां आपसे पूछी जाएंगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धियां हैं, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण है, नए प्रौद्योगिकियों का विकास है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, प्रौद्योगिकियों का दोहरा और महत्वपूर्ण उपयोग है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा संसाधन, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्मजीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकार और डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दों भी आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ऐसे मुद्दे हैं जो चीजें आपको साइंस एंड टेक को लेकर के, क्योंकि दुनिया जिस तेजी से बदल रही है वो कहा जा रहा है एआई का दौर होगा, रोबोटिक्स होगा, क्वांटम का दौर होगा, और ऐसे समय में आपको साइंस एंड टेक का सबसे ज्यादा जो होती है नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही वेल नॉलेज होनी चाहिए। देश और विश्व में किस तरीके की तकनीकी आ रही हैं, उनका क्या प्रयोग है, उसका आम जीवन से लेकर के यहाँ पर वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ बदलाव हो रहे हैं उसको देखिए मत, बल्कि उन बदलावों में शामिल भी होइए। कुछ ऐसा है साइंस एंड टेक। इसके बाद अगले जो सब्जेक्ट है इसमें पर्यावरण, सुरक्षा प्रौद्योगिकी, वन्यजीव का संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, झरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंट को लेकर के ये सारी चीजें। चौथा सब्जेक्ट आता है आपदा। आपदा प्रबंधन में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपदा एवं गैर पारंपरिक सुरक्षा, सुरक्षा चुनौती, आपदा न्यूनीकरण, प्रबंधन से संबंधित कुछ डिटेल से टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है, लेकिन कहाँ पे कैसी आपदाएं आ रही हैं उसको लेकर क्या करना है, उसको लेकर क्या संस्थाएं काम करती हैं, फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी आपदाओं को लेकर के होनी चाहिए। और लास्ट में आता है इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा, जो कि देश में चल रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जिससे देश कमजोर हो सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी पहलू इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, परमाणु प्रसार के मुद्दे, उग्रवाद के कारण प्रसार, संचार नेटवर्क, मीडिया, सामाजिक नेटवर्किंग की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बातें, धन शोधन, मानव तस्करी है। भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, संगठित अपराध है। सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार, अधिशेष, भारत में उच्च रक्षा संगठनों के बारे में, और कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश।
3 पेपर खत्म करने के बाद जब आप चौथे पेपर में प्रवेश करेंगे तो ये पेपर सिर्फ और सिर्फ एथिक्स का रह जाता है, एक ही पेपर। और ये एक और ऐसा पेपर है जहाँ पे आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि पहले जो ये अभी मैंने आपको 3 पेपर एक्सप्लेन किए हैं, जैसे मैंने कहा 4, 4 और 5, यानी कि 3 जो पेपर हैं सामान्य अध्ययन के, इसमें आपको 13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 3 पेपर में 13 सब्जेक्ट पढ़ने, और इस सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए जो समय मिलता है वो बहुत कम मिलता है। इसलिए कई बार क्या होता है, अभ्यर्थी कितनी भी मेहनत कर लेता है, इन पेपर्स में नंबर बहुत अच्छे नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमें ऐसे पेपर्स पर ज़्यादा यहाँ पर नंबर लाए जा सकते हैं जहाँ पर हमें उतने ही समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि आपका एथिक्स का पेपर है। एथिक्स का सिलेबस आपको बताता हूँ। देखिए, टोटल मिलाकर करीब 6 से 7 टॉपिक भी आते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है। जैसे पहला टॉपिक है नैतिक और मानव इंटरफेस। मानवीय क्रियाकलाप, नैतिकता का सार, निर्धारक परिणाम, नैतिकता के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ है। कैसे मानवीय मूल्य? महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं के मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका रही है, ये आपको पढ़ना है। दृष्टिकोण में विषय वस्तु, संरचना कार्य, प्रभाव, विचार, व्यवहार, संबंध, नैतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव, अनुभाग जैसी चीजें आपको जाननी और समझनी होती हैं। सिविल सेवा के दृष्टिकोण से देखें तो योग्यता, आधारभूत मूल्य, ईमानदारी, निष्पक्षता, पक्षपात, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा जैसे यहाँ पर मूल्यों का क्या यहाँ पर रोल होता है, उसके बारे में पढ़ना और समझना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा क्या है, आयाम क्या है, प्रशासन और शासन में इनकी उपयोगिता और अनुप्रयोगों के बारे में समझ आपके विकसित करना। भारत और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों के योगदानों को जानना, और साथ ही साथ लोक प्रशासन जहां आप जा रहे हैं, जिस कह सकते हैं जिसका एक भाग आप बनने वाले हैं, लोक प्रशासन में सार्वजनिक, सिविल सेवा मूल्य, नैतिकता, स्थिति, समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनिमय, विवेक, जवाबदेही, नैतिक शासन, शासन में नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वित्त पोषण, नैतिक मुद्दे और कॉर्पोरेट प्रशासन जैसे पहलू आपको पढ़ के समझ के जाने होते हैं। फिर शासन में ईमानदारी जैसे पहलू को देखें तो शासन में ईमानदारी जैसे पहलू आता है जो लोक सेवा की अवधारणा, शासन ईमानदारी दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना, साझाकरण, पारदर्शिता, सूचना का आधार, संरचना है, आचरण संहिता क्या होती है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, नागरिक चार्टर क्या होती हैं, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन के उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां जैसे पहलू आपको विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए, जब इन विषयों को आप पढ़ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड आपको कुछ केस स्टडी भी आएंगे, जिन केस स्टडी को आपको पढ़ना और समझना है, उनसे रिलेटेड प्रश्नों की समझ होनी चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो उसमें आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन बेस्ड आपको यहाँ पर केस दिए जाएंगे जिसको आपको उसी समय एक्सप्लेन करना होता है। तो ये आता है आपका पेपर 4 सामान्य अध्ययन का। इसके बाद देखा जाए सामान्य अध्ययन पेपर 5 आता है। सामान्य अध्ययन पेपर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन शहर है, वास्तुकला, उनका महत्व, रखरखाव है, संग्रहालय, अभिलेखागार, यूपी का पुरातत्व है, भारत के 1857 के पूर्व पश्चात स्वतंत्रता संग्राम यूपी का क्या योगदान है, उत्तर प्रदेश के प्रख्यात स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी व्यक्तित्व हैं। तो ये आपका यूपी का आर्ट एंड कल्चर और इतिहास को लेकर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखा जाए तो यूपी के कह सकते हैं कि जनजातीय मुद्दे हैं, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, नृत्य, साहित्य, भाषाएं, बोलियां, उत्तर प्रदेश सामाजिक रीति रिवाज को लेकर के क्वेश्चन है। सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था से प्रश्न यूपी से होंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा, राज्य परिषद, केंद्र राज्य के संबंधों से प्रश्न होंगे। फिर उत्तर प्रदेश में कौन से आयोग क्या भूमिका है, जैसे लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश में इसके क्षेत्राधिकारों को लेकर के प्रश्न है। विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, समेकित नीति, आकस्मिकता नीति, राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग, जो पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपका स्थानीय स्वशासन को लेकर के यूपी से क्वेश्चन आएगा, शहरी पंचायती, सार्वजनिक नीति, उत्तर प्रदेश में अधिकार, उससे संबंधित मुद्दे हैं। गवर्नेंस को लेकर के भी क्वेश्चन है, जैसे कि सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, निवारण नीति है। भूमि सुधार, उत्तर प्रदेश में इसके प्रभाव, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। इसके अलावा विकास और उग्रवाद के प्रसार के संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्क साइटें हैं, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं, साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके रोकथाम के बुनियादी नियम है। विभिन्न सुरक्षा बल एजेंसियां उससे संबंधित यहाँ अपराध, आतंकवाद को लेकर के है। इसके अलावा यूपी में कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, राज्य शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में यूपी का योगदान, समसामयिक मामले हैं, जल शक्ति मिशन है, अन्य केंद्रीय कल्याणकारी योजनाएं हैं। यूपी में एनजीओ की भूमिका,
मुद्दे, योगदान, उनके प्रभाव, यूपी का पर्यटन, उसको लेकर के सरकार क्या काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, समाज, रोजगार, आर्थिक सामाजिक विकास पे इसके प्रभाव। ऐसे सभी टॉपिक देखा जाए तो यूपी के पेपर यहां पर देखा जाए तो पहला या हम कहें यूपी आपको देखा सामान्य अध्ययन के पेपर 5 में आएंगे। सामान्य अध्ययन का जो पेपर 6 होगा ये भी आपको यूपी बेस्ड ही है, यानी कि 2 पेपर जो यूपी बेस्ड। अगर आपकी यूपी की समझ अच्छी हो जाए, डिटेल्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप यहां पर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग अगर आपके सब्जेक्ट की बात करूं तो जहां पहले 2 पेपर हिंदी और निबंध के हैं, वहीं लास्ट के 2 पेपर आपको यूपी बेस्ड हैं। ये 4 पेपर ऐसे हैं जहां ज्यादा नंबर ला सकते हैं, और उसके बाद अगर हम देखें एथिक्स में एक अच्छे नंबर ला सकते हैं, और बाकी के 3 यहाँ पे जीएस पेपर में भी अगर आपको एवरेज भी बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो आपको आसानी से प्रीलिम्स मेंस को क्लियर करके आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। लास्ट पेपर के सिलेबस भी आपको डिस्कस कर दें क्या क्या है इसमें। तो यूपी की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, राज्य का बजट, बुनियादी ढांचा, भौतिक संसाधन का महत्व, फिर उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, फिर लोगों के कल्याण, मानव संसाधन, कौशल विकास के लिए यूपी सरकार की योजनाएं, परियोजनाओं, नियोजित विकास, उत्तर प्रदेश में निवेश, मुद्दे और प्रभाव, जैसे कि लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर, आर्थिक सुधार। उत्तर प्रदेश सरकार की यहाँ पर जिला एक उत्पाद एक नीति है। नवीकरण, गैर नवीकरण ऊर्जा संसाधन योजना, उसके प्रबंधन को लेकर के सरकार क्या काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कैसी है, जनसंख्या का जनगणना को लेकर के क्या चल रहा है, किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण, कृषि फसलों के उत्पादन को लेकर के क्या काम चल रहा है, क्या अपडेट है। उत्तर प्रदेश की नई वन नीति है, कृषि और सामाजिक वानिकी है, कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं, उनके समाधान, विभिन्न क्षेत्रों में यूपी के विकासात्मक सूचकांक। उत्तर प्रदेश का भूगोल भी है, भौगोलिक स्थिति है, उच्चावच है, संरचना है, जलवायु, सिंचाई, जल खनिज निकासी और वनस्पति है। इसी तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, परिवहन नेटवर्क, विद्युत संसाधन, अवसंरचना, औद्योगिक विकास, प्रदूषण, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, उनके कार्य, प्राकृतिक संसाधन में जैसे मिट्टी, जल, वायु, वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमियां हैं, जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान से जुड़े मुद्दे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र संरचना, कार्य समायोजन, वनस्पति, जीव जंतु और उसके संदर्भ में यूपी के बारे में जानकारी होना, विज्ञान प्रौद्योगिकी से कुछ मुद्दे जुड़े हो सकते हैं, जो यूपी में क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसको लेकर के क्या काम है। यूपी में जलीय कृषि, अंगूर की खेती, रेशम उत्पादन, पुष्प कृषि, बागवानी, उत्तर प्रदेश के विकास में इसके प्रभाव, और यूपी में सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो ये सारा कुछ आपको पेपर 6 जीएस के बारे में पढ़ के जाना है। ये सारा सिलेबस जो होता है हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, हर एक पहलू को डिटेल से समझाया जाएगा। अगर आप हमारा यहाँ पर चाहे ऑनलाइन का बैच लेते हैं या हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ते हैं, इन दोनों ही स्थितियों में अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से हम पढ़ाते हैं। हर एक सब्जेक्ट को आपको परीक्षा के डिमांड के अनुरूप, आपके सिलेबस के डिमांड के अनुरूप आपको यहाँ पर वेल डिटेल्ड आपको जानकारी होगी, ताकि आपको कैसा भी कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको पूछा जाए आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जब कर लेते हैं, जब आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी अच्छा कर लेते हैं, तो आपको तीसरा चरण आपको आता है जिसको हम कहते हैं साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश से जो साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा ये अंतिम चरण होगा, और इस अंतिम चरण में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जो 100 अंकों का होगा। और आयोग जो होता है एक नियुक्ति एक बोर्ड के द्वारा, यहाँ पर एक बोर्ड आपको गठित किया जाएगा जो आपका साक्षात्कार लेगा, और आपकी व्यक्तिगत योग्यता जो भी है, एक व्यक्ति कैसा है उसकी एक जांच होती है। एक तरीके से लोग समझते हैं कि आप कैसे हैं, किस तरीके के सिचुएशन में किस तरीके के डिसीजन लेते हैं, घबराते तो नहीं हैं। कुछ जानकारी भी आपको देखा जाता है, अपडेट कितना रहते हैं, तो करंट ओरिएंटेड न्यूज़ हो सकती है, आपके बैकग्राउंड रिलेटेड जानकारी आपकी कितनी अच्छी है उसकी जानकारी हो सकती है। तो कई तरीके से आपको जांचने और परखने की यहाँ पर एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है ये आपको मैंने समझाया। जाते जाते कि एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ, जिसको लेकर के कई बार अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल रहता है कि यूपीपीएससी की परीक्षा में एज लिमिट और अटेम्प्ट कितने हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं मिनिमम जो है 21 साल की जब आपकी एज हो जाती है, जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु कितनी है, 40 वर्ष होनी चाहिए सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। श्रेणीवार जो होती है कुछ छूट भी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं 5 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु यानी कि 45 वर्ष तक दे सकते हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी को 15 वर्ष की छूट है, जो कि यहाँ पर 55 वर्ष तक दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की छूट है, जो सैन्य सेवा की अवधि को घटाने के बाद है। और राजकीय सेवक और शिक्षण विभाग के कर्मचारी को 5 वर्ष की यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो आपको सारी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी है। अब आपको
जो भी बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पर या तो प्रयाग बैच में आपको जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन आपको तैयारी कर रहे हैं, या ऑफलाइन अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पीसीएस के सिलेबस को जिस तरीके का है, जितने पेपर हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो उनका सिलेबस है उस तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो आप भी जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो हम क्लासेस में आपको डिटेलिंग समझा रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है करने को, बस आप उतना निरंतरता पूर्वक करते रहिए। कहीं कोई डाउट होता है, अपने अध्यापकों से लगातार उनसे चर्चा पर चर्चा करते रहें, अपने सवाल जो है पूछते रहें और अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि इस परीक्षा को पास करने के लिए आप में सुधार होना, जानकारी का बेहतर होना, बेहतर समझ का होना, लेखन शैली का यहाँ पर आपको अच्छी होना, हिंदी यहाँ पर उच्चारण से लेकर के लेखन शैली तक यहाँ पर आपकी अच्छी होना, लगभग कई स्तरों पर काम करना होता है। सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी यहाँ पर एक प्रशासक के अनुरूप बनाना है। तो हम यहाँ पर आपको तैयार करेंगे एक प्रशासक कैसे बनना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ पर आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया होगा। सिलेबस सभी अपने पास यहाँ पे रखिए और जब भी कोई सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ें, सिलेबस को जरूर यहाँ पर एक बार देखते चलिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।